नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2 को हल करेंगे। सबसे पहले खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न मॉडल पेपर 2। पहला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ए 1871 ईस्वी, बी 1848 ईस्वी, सी 1830 ईस्वी, डी 1815 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर 1848 ईस्वी में हुआ था। दूसरा, काबूर, मेजनी और गैरीबाल्डी का किस देश के एकीकरण में योगदान था? ए इटली, बी जर्मनी, सी रूस, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर ए सही है, इटली। काबूर, मेजनी और गैरीबाल्डी तीनों का योगदान इटली के एकीकरण में था। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? ए 1919, बी 1918, सी 1915, डी 1914। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 1915 ईस्वी में आए। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता लेखक हैं? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी शरत चंद्र चटर्जी, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ए वाशिंगटन, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी ऑस्ट्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी जेनेवा में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला, डी ज्वारीय ऊर्जा। इनमें से विकल्प सी कोयला सही है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इस कारण से यह इसकी मात्रा सीमित है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं जो ऊर्जा को भविष्य में बनाए रखने के लिए इस पर कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का कारण होता है? मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। ए पवन, बी जल, सी वनों की कटाई, डी ये सभी। इस प्रश्न के अनुसार सभी मृदा का अपरदन करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए 1973, बी 1974, सी 1993, डी 1991। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत विकल्प ए 1973 में शुरू किया गया। सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? ए कृष्णा, बी सतलज, सी चिनाब, डी महानदी। सलाल बांध जम्मू कश्मीर में है और ये विकल्प सी सही है, चिनाब नदी ये सलाल बांध जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? ए ज्वार, बी दालें, सी मोटे अनाज, डी तिल। फलीदार फसल, इसका उत्तर विकल्प बी सही है, दालें। विकल्प बी दालें। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? समवर्ती सूची यानी सरकार द्वारा शासन चलाने के लिए 3 सूची पर कानून बनाए जाते हैं। 3 सूची है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है, तो इसी के बारे में पूछा गया है। तो इसका विकल्प दिया है, ए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सी केंद्र और राज्य सरकार को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय
कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी नई दिल्ली, डी रोम। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका गठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात पहले क्या होता है? तो लिंगानुपात यानी पुरुष और महिलाओं के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है, जिसकी गणना 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से की जाती है। तो विकल्प ए है 940, विकल्प बी 950, विकल्प सी 930, विकल्प डी 910। इनमें से 2011 के अनुसार भारत में 940 व्यक्ति 1000 पर 940 महिलाओं का अनुपात है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए टॉमी स्मिथ, बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सी मार्टिन, डी जॉन कार्लोस। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? नेल्सन मंडेला जो व्यक्ति हैं, इनका संबंध किस देश से है? ए चीन, बी इराक, सी मैक्सिको, डी दक्षिण अफ्रीका। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। ये श्वेत और अश्वेत की लड़ाई काफ़ी लंबे समय तक लड़े और अंतोगत्वा विजय प्राप्त हुई और ये अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न है, औसत आय को कहते हैं? औसत आय को कहते हैं ए प्रति व्यक्ति आय, बी सकल राष्ट्रीय आय, सी राष्ट्रीय आय, डी उत्पाद सकल राष्ट्रीय आय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए प्रति व्यक्ति आय। ए प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। विकल्प ए यूएनओ द्वारा, विकल्प बी यूएनडीपी द्वारा, विकल्प सी विश्व बैंक द्वारा, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएनडीपी द्वारा, विकल्प बी यूएनडीपी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का माप कौन करता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी नगर निकाय, डी इनमें से कोई नहीं। सकल घरेलू उत्पाद का माप केंद्र सरकार करती है। विकल्प ए सही है, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? ए खाद्यान्न, बी जूट का सामान, सी चाय, डी कच्चा पेट्रोलियम। इसका उत्तर है कच्चा पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम भारत आयात करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ए 24 सितंबर, बी 24 दिसंबर, सी 24 नवंबर, डी 24 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये खंड अ के प्रश्न ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्न है जो इस साल पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग बार बार पढ़िए और इसे याद करिए। इससे जो है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए इसे बार बार पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए। अगला है खंड ब।
खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न दो प्रकार के आते हैं। एक लघु उत्तरीय आता है जिसका उत्तर 80 शब्दों में देना होता है। दूसरे वर्णनात्मक टाइप में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। तो पहले हम शुरू करते हैं खंड ब में वर्णनात्मक, जिनका उत्तर 80 शब्दों में देना है। इस प्रश्न में हर प्रश्न के साथ एक अथवा एक विकल्प जरूर मिलेगा और ये चारों क्वेश्चन 4 पार्ट्स के रहेंगे। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सबसे एक एक क्वेश्चन रहेंगे और सबका एक एक अतिरिक्त विकल्प रहेगा जिसे आपको करना है। तो आइए देखते हैं। पहला है, मेजनी और काबूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न को हल कीजिए। अथवा दूसरा है, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। अगला प्रश्न है दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से भी कोई एक करना है, लेकिन दोनों तैयार करेंगे तो कोई न कोई प्रश्न अवश्य आपको परीक्षा में मिल जाएगा। इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप अपने किताब से कंप्लीट करिए और इसको तैयार कीजिए। ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अथवा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना कीजिए। लाभ और हानि की तुलना कीजिए। इन दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन दोनों तैयार करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन किसी न किसी तरह से जो है कि सेट में ये आ सकता है। तो तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कीजिए जिससे कि आपका पेपर में कोई प्रश्न छूटे ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कह रहा है कि अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। अथवा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, इस प्रश्न को हल कीजिए। यानी हर प्रश्न में एक विकल्प दिया गया है और इनमें से पेपर में करना होगा तो कोई एक करना होगा, लेकिन परीक्षा की तैयारी से पहले आप लोग ये सारे प्रश्न तैयार करेंगे जिससे कि आपको ये प्रश्न कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। अगला है वर्णनात्मक टाइप 2, जिसका उत्तर 150 शब्दों में लिखना है। तो आइए इसमें जो है कि क्वेश्चन 5 के ऊपर चर्चा पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, इसके बारे में लिखना है। अथवा 1930 में गांधी जी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। इन दोनों में से कोई एक करना है तो तैयार दोनों कर कीजिए। परीक्षा में कोई भी आ सकता है, इसलिए तैयार दोनों कीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियां पूछ रहा है, ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है और किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न 2 पार्ट में है। पहले तो पूछ रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में लिखना है। फिर दूसरा पार्ट कर रहा है किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। जितनी भी चुनौतियां हैं उसको लिखना है और उसके बाद से उनमें से 3 का उल्लेख करना है। अथवा भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है,
परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, इसका उत्तर लिखना है आपको। परिवहन से संबंधित है और ये जीवन रेखा अर्थव्यवस्था को क्यों कहे जाते हैं। अथवा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य क्या है। ये दो पार्ट में प्रश्न है। एक तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है, और दूसरा लिखना है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। असंगठित क्षेत्रों की समस्याओं के श्रमिकों की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए अथवा विकसित देशों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या विकसित देशों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को हल इस तरह से वर्णनात्मक में 8 प्रश्न हैं और 8 प्रश्न पर हमने जो है कि जो परीक्षा संबंधित इम्पॉर्टेंट है वो प्रश्न इसमें दिया गया है। इसे आप लोग तैयार कीजिए जिससे कि परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और कोई प्रश्न छूटे ना, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, बार बार पढ़िए। अब अगला टॉपिक है मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र से जो है कि 5 प्रश्न इतिहास वाले पोर्शंस रहेंगे, 5 भूगोल वाले पोर्शंस रहेंगे। ये प्रश्न संख्या 9 क और 9 ख में विभाजित है और इसको मानचित्र में सही स्थान पर दर्शाना है और इसे लिखना भी है, जिसका 1/2 अंक लिखने का और 1/2 अंक मानचित्र पर दर्शाने का दिया गया है। तो 9 क में इतिहास पोर्शन का प्रश्न है जिसे हम बता रहे हैं। पहला प्रश्न है 9 क का, वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है। वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में स्थित है। दूसरा, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ इस प्रश्न में जो है कि दिसंबर का पूछा है और एक सितंबर में हुआ है। 2 सम्मेलन हुआ था, एक कलकत्ता में और एक नागपुर में हुआ था। तो इस प्रश्न में 1920 का स्थान को मैप में दर्शाना है। तीसरा, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। सूती मिल कहाँ पर? अहमदाबाद में है। और ये अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। वहाँ पर सूती मिल के श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। अगला है, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है। वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है। तो मैप में उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल स्थित है। तो आगरा को मानचित्र में दर्शाना है। अगला है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहां पर हुआ था यह 1929 में लाहौर में हुआ था। लाहौर कहां पर है? पाकिस्तान में है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। इसकी अध्यक्षता यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रश्न से यहाँ पर कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूर्ण स्वराज भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज कहाँ पर मांग किया गया था या कांग्रेस के किस अधिवेशन में मांग किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो इस प्रश्न का जो है कि लाहौर दर्शाएंगे। यह अधिवेशन लाहौर पाकिस्तान में हुआ था और लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है और इस समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था इस अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं जो आपको परीक्षा में आ सकता है और इससे मानचित्र पर सही सही दर्शाइए। अब 9 ख कह रहा है, ये भूगोल से संबंधित सारे मानचित्र हैं जो इसमें चिन्ह दर्शाया गया है, उसी चिन्ह के अनुसार मानचित्र पर दर्शाना है। 9 ख का पहला है, नर्मदा नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। नर्मदा नदी को दर्शाना है कि नर्मदा नदी कहाँ पर जो है कि निकलती है, कैसे बहती है, उसको इस चिन्ह के द्वारा। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक से निकली है। इस
नदी को दर्शाना है चिन्ह द्वारा। दूसरा है जूट उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा दर्शाइए। जूट पहले कहाँ होता है? तो भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में इस निशान को हम दर्शा देंगे। अगला है एक चाय उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा दर्शाना है। चाय भारत में होता है, किन राज्यों में होता है? तो ये असम और पश्चिम बंगाल मुख्य तौर पर है, तो आप असम को दर्शा दीजिए इस चिन्ह के द्वारा। चौथा है राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। राजस्थान की राजधानी चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर को मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा दर्शा देना है। अगला है कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। भारत में परमाणु केंद्र कई हैं, उनमें से किसी एक का दर्शाना है इस चिन्ह के द्वारा। चाहे आप ट्राम्बे का दर्शा दीजिए, चाहे नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का दर्शा दीजिए, चाहे कल्पकम का दर्शा दीजिए, चाहे कैगा का दिखा दीजिए, चाहे रावत भट्टा का दिखा दीजिए। इनमें से किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को जो बताया गया है, इनमें से किसी एक को आप बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं और उसका नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से मानचित्र के सभी प्रश्न हो गए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप तैयार कीजिए और मानचित्र पर भरने का प्रैक्टिस कीजिए। उसे हम आगे की वीडियो में मानचित्र संबंधी कार्य लेकर के आएंगे, मुख्य तौर पर उसको भरवाएंगे, बताएंगे कैसे भरना है। और इसके बाद आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कीजिए, जिससे कि मानचित्र में आपको पूरा का पूरा प्रश्न हल हो सके और पूरा अंक प्राप्त कर सके। एक बार पुनः हम आप लोगों से कहते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे देख करके परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।